आइज़क न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 244 हिस्सा सुन चुके हैं। अब किस्त 245 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दयानतदारी से मुआमला करना चाहती हूँ और जान बचाने की कोई दूसरी तदबीर करना चाहती हूँ। वह तुम्हें यह भी एतराफ़ है कि मैंने जो अंदाज़े ज़ाहिर किए वो दुरुस्त ही थे। मैंने तस्दीक चाही। तकरीबन, उसने जवाब दिया। कुछ छोटी मोटी जुज़वियात हैं, लेकिन उनसे तुम्हारे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन मैं अब तुमसे तसादुम नहीं चाहती। तुम बाहिमी बका का कोई रास्ता निकालो। तुम्हारा जो काम अटका हुआ है उसे पूरा करने की तदबीर करो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। मेरा तुमसे शरीफाना वादा है कि तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। किसी के सामने तुम्हारा जिक्र तक नहीं आएगा। मैंने एकले में सोचा और कहा, मुझे तुम्हारी ये तजवीज़ मंजूर तो है, मैं खुद भी इस मामले में टांग अड़ाना नहीं चाहता। सरदस्त मेरे पास वक्त नहीं है। ये तो तुम दोनों ने ज़बरदस्ती मेरी टांग पकड़ कर इस मामले में घसीट ली थी, इसलिए मुझे जवाबी कार्रवाई करना पड़ी है। अगर तुम मुझे केमिकल दे देती हो तो मैं सब कुछ भूलने पर तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़ुबानी वादे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ज़्यादा चालाक लोगों पर भरोसा करने का आदी नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्या करना होगा? इतनी देर में पहली बार उसने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला और दुज़दीदा नज़रों से ब्रैंडन की तरफ देखा। वो अभी तक होश में नहीं आया था। तुम्हें एक मुख्तसर सी तहरीर मुझको देना होगी जिसमें एतराफ़ किया गया होगा कि तुमने या ब्रैंडन ने साजिश के तहत हैरिस को कत्ल किया था और इस इल्ज़ाम में मुझे फंसाने की कोशिश की थी। तुम्हारी ये तहरीर ज़मानत के तौर पर मेरे पास महफूज रहेगी। अगर तुमने दोबारा मुझे फंसाने की कोशिश ना की तो 1-2 साल हिफाजत से अपने पास रखने के बाद मैं वो तहरीर ज़ाया कर दूंगा, वरना बवक्ते ज़रूरत वो सामने आ जाएगी। मैंने ये तजवीज़ फौरी तौर पर ही घड़ कर पेश कर डाली। उसका ज़हन यकीनन बहुत तेज़ी से काम करता था। उसने सिर्फ एक लम्हे उस तजवीज़ के बारे में सोचा और बोली, ये तो अपने हाथ कटवाने वाली बात है। मैं कोई खुद अपनी मौत का परवाना तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। इसके बावजूद तुम नुकसान में नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारी मौत का परवाना तो अब भी जारी हो चुका है। अगर अपने आप को बचाने के लिए जुआ खेलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी तजवीज़ पर अमल करना पड़ेगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। इस बात की क्या ज़मानत होगी कि तुम मुस्तकबिल में मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे? उसने एक टूक मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने अभी लफ्ज़ शरीफाना इस्तेमाल किया था। यही एक तरीका हम दोनों को एक दूसरे के साथ शरीफाना अंदाज में चलने पर मजबूर किए रखेगा। वरना जाहिर है ना तो तुम्हें मेरी ज़ुबान पर एतबार है और ना ही मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर। एक दूसरे की तरफ से किसी खतरे की तलवार सर पर लटकती रहेगी तो दोनों ही ठीक रहेंगे। मेरा तो खैर वैसे भी ठीक ही रहने का इरादा, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन दिलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तुम बहरहाल मुजरिम हो, तुम्हें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। चंद सेकंड हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आखिर मैंने कदरे बेजारी से पूछा, तुम तैयार हो या नहीं? उसने एक तवील सांस ली और उसके कंधे कुछ शिकस्त खोर्दगी से अंदाज में झुक गए। मैंने मेज से राइटिंग पैड और कलम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, लिखो। मैंने 2 जुमलों में अपने मतलूबा अंदाज में उससे एक तरह से तहरीरी इकबाल जुर्म करवा लिया। उसने नीचे अपने दस्तखत के सीट दिए। मैं उसके सर पर खड़ा था। मैंने कहा, जाने से पहले मैं किसी दूसरी अहम चीज़ पर मौजूद तुम्हारे दस्तखत देख कर इत्मीनान करूँगा कि वाकई तुम्हारे दस्तखत हैं या नहीं। इसलिए सही दस्तखत करना, मुझे चक्कर देने की कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे में बोली, ये वाकई मेरे दस्तखत हैं। शुक्रिया, मैंने अब नहायत मुहज़्ज़बाना लहजे में कहा और मेज़ पर रखे हुए कलमदान पर से एक फाउंटेन पेन उठा लिया। फिर अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ा और फाउंटेन पेन से उसके एक अंगूठे पर रोशनाई लगाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन मुझसे हाथ छुड़ाना उसके बस की बात नहीं थी। फिर वह मेरा मकसद समझ गई और उसका बाजू ढीला पड़ गया। मैंने उस कागज़ पर उसके अंगूठे का निशान भी जब्त कर लिया। अब काम ज़रा पक्का हो गया। मैंने कागज़ राइटिंग पैड से अलहदा करते हुए इत्मीनानियत से कहा, मैंने वाकई अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। तो बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोली। उसके लहजे में फिक्रमंदी लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये एक अजीब तजाद था। मौत के परवाने पर तो तुमने उस वक्त दस्तखत कर दिए थे जब तुमने बेगुनाह हैरिस को गोली का निशाना बनाने या बनवाने का फैसला किया होगा। जो शख्स भी किसी बेगुनाह को हलाक करता है, मेरे ख्याल में तो उसे पूरा यकीन होना चाहिए कि जल्द या बदेर गोली पलट कर उसकी तरफ भी आएगी। मैंने कहा, बेगुनाह? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। आखिर तुम मर्द हो ना, मर्द की हमायत में बोलोगे। तुम्हारे ख्याल में इस किस्म के मामलात में वो तमाम बूढ़े मगर दौलतमंद और हवस प्रस्त मर्द बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह होते हैं, जो दौलत के बल बोते पर जवान और खूबसूरत औरतों को खरीद लेते हैं। मुझे तुम्हारे तबके की एक सफ़ेद फाम औरत के मुंह से ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिली थी। मैंने नागवारी से कहा, अगर तुम असल कहानी से वाकिफ होते तो ये बात न करते। उसके लहजे में तलखी छलक आई थी। लेकिन कहानी थोड़ी लंबी है और ये लंबी कहानियाँ छेड़ने का वक्त नहीं। बात पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। मैं भी लंबी लंबी कहानियों में उलझना नहीं चाहता। मैंने वो कागज़ तय करके जेब में डाला जिस पर उसने 2-3 जुमले लिखे थे। अब तुम मुझे केमिकल तलाश करके दो। मैं तुम्हारी तमाम तर खबासत के बावजूद तुम्हारा शुक्र गुजार रहूँगा।
उसने शायद लफ्ज़ खबासत के इस्तेमाल पर मुझे घूर कर देखा, लेकिन फिर ठंडी सांस लेकर कंधे उचकाकर उठ खड़ी हुई और अजीब से लहजे में बोली, तलाश कहाँ करना है, वो ऊपर कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। यह महज इत्तेफाक है कि मुझे उसके बारे में इल्म है, वरना मुझे उसके बारे में क्या खाक पता होना था। और ये भी तुम्हारी खुशकिस्मती है या मेरी कि यह बात मुझे पता चल गई थी। बहुत पहले की बात है, जब वो डिब्बे फैक्ट्री से एक घर आए थे और हैरिस ने बातों बातों में मुझे उनके बारे में बता दिया था। तुम्हें वो केमिकल कितनी मिकदार में चाहिए? सिर्फ आधा पाउंड, मैंने जवाब दिया। सिर्फ आधा पाउंड? उसने हैरत से दुहराया। यहाँ कबाड़खाने में तो उसके कई कार्टन पड़े हैं, मैं तो समझी थी कि सारे उठाकर ले जाना चाहोगे। हैरिस तो पिछले दिनों इन्हें ज़ाया कराने लगा था, फिर न जाने किस बात के लिए छोड़ दिया। मैं हालात की इस किस्म की सितम ज़रीफ़ियों पर अक्सर हैरान भी होता रहता था और उससे माजूज भी होता रहता था। मैं जिस चीज़ की मामूली मिकदार की तलाश में मारा फिर रहा था और जिसके लिए टोनी भाग दौड़ कर रहा था, वो यहाँ काट कबाड़ में न जाने कितनी मिकदार में पड़ी थी। ये पहलू भी कुछ कम काबिल गौर नहीं था कि अनजहानी हैरिस उससे ज़ाया करने का इरादा कर रहा था, मगर ये काम बीच में रह गया था और हैरिस खुद ज़ाया हो गया था। मिसेज हैरिस ने एक नज़र अपने अनजहानी शौहर की तरफ और फिर ब्रैंडन की तरफ देखा। न जाने कि उसने दोनों ही की तरफ से फौरन नज़र हटा ली और दरवाजे की तरफ चल दी। 1 मिनट ठहरो, मैंने ब्रैंडन के करीब पहुंचकर मिसेज हैरिस को पुकारा। मैं नहीं चाहता कि हम ऊपर जाएं और पीछे पीछे तुम्हारा ये बेहुदा आशिक हुए हथियार उठाए या घर के दूसरे मुलाजमीन को साथ लिए आ जाए और मेरी खोपड़ी तोड़ने की कोशिश करे। कमरे में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी जिससे मैं उसके हाथ पांव बांध सकता। मेरी जेब में हंगामी ज़रूरियात के लिए नायलून का एक तार मौजूद रहता था, लेकिन वो सिर्फ उसके हाथ बांधने के लिए काफ़ी रहा। उसके पाँव बांधने के लिए मैंने अपनी टाई इस्तेमाल की और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती। मैं मिसेज हैरिस से कोई चीज़ मंगवाने के लिए उसे तनहा बाहर भेजना नहीं चाहता था और ना ही ब्रैंडन को तनहा कमरे में इस तरह छोड़कर जाना चाहता था कि उसके हाथ पांव खुले होते। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो किस लम्हे होश में आ जाता और उसे चूंकि इल्म नहीं था कि मिसेज हैरिस से मेरे क्या मुज़ाकरात हो चुके थे, इसलिए वो कोई भी हरकत करके सुलझे हुए मसले को दोबारा उलझा सकता था। मिठाई को खास तरकीब से ब्रैंडन की टांगों पर लपेट कर गिरा लगा रहा था तो मिसेज हैरिस बोली, तुम वाकई बहुत एहतियात पसंद आदमी हो। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए एहतियात पसंदी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इधर इंसान ने ज़रा सी भी एहतियाती की और उधर वो चित हुआ। मैंने उठते हुए जवाब दिया, मैंने उसे ये नहीं बताया कि उससे मुआहदा हो जाने के बावजूद अभी तक मैं उसकी तरफ से भी गाफिल नहीं था। कोई बही नहीं था कि अब भी वो मौका मिलती कोई चीज़ उठाकर मेरी खोपड़ी पर दे मारती। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, हमें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि हैरिस से मिलने के लिए आने वाला पाकिस्तानी इस किस्म की चीज़ होगा। किस्मत इसी तरह कभी कभी इंसानों को कुछ फहमी में मुब्तला करके मरवा देती है। मैंने उसके पीछे चलते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, वैसे तुम्हारे इस बॉडी बिल्डर को अब तक होश में आ जाना चाहिए था। शायद इतना मजबूत नहीं है जितना मैं समझ रहा था। वो जितना मजबूत है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो पलटकर एक नज़र मेरी तरफ देखकर बोली, आकर वो बेचारा इंसान ही है। हम उस वक्त बेजवी टेरेस से गुजर रहे थे। यहाँ से मकान के सामने वाला लान गेट वगैरह भी दिखाई दे रहा था। गेट पर बदस्तूर मुसल्लह गार्ड्स तैनात थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऊपर क्या ड्रामा चल चुका था। उसी दौरान में मैंने बटलर को भी घर के एक कोने से निकलकर दूसरे कोने की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में अच्छी खासी शाहाना सी तमकनत थी। वो बटलर खुद अपनी जगह किसी नवाबजादे से कम नहीं था। उसने सर उठाकर हम दोनों को आगे पीछे टेरेस से गुजरते देखा और रुक गया। शायद उसे तवक्को थी कि उसकी मालकन उसे बुला न ले। मिसेज हैरिस ने रुककर पलटते हुए मुझसे पूछा, डब्बा तलाश करने के लिए मुझे मुलाजिम को बुलवाना पड़ेगा। कबाड़खाना वाकई कबाड़खाना है, इसमें बेपनाह काट कबाड़ है और धूल भी जमी हुई है। मैंने तो अरसे से उसकी सूरत नहीं देखी। कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम मुझे ही अपना खादिम समझो। और ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गई। नीचे लान पर बटलर ने भी शायद ठंडी सांस लेकर कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। वो केमिकल ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त सर्फ हो गया था। जब मेरे हाथ में चमकीले टीन का वो डब्बा आया जिस पर केमिकल एक जली हरूफ झिलमिला रहे थे, तो फिरते जज्बात से मेरी हालत अजीब सी होगी। चंद लम्हे के लिए मैं उस डब्बे को तकता रह गया और मुझे अपनी नज़र कुछ धुंधलाती सी महसूस हुई। उस मामूली चीज़ के लिए मुझे इतनी खुआरी उठाना पड़ी थी। डिब्बे पर उसका वजन 1 पाउंड लिखा था। वो मेरी ज़रूरत से दुगना था। एहतियातन मैंने एक डिब्बा और उठा लिया। वहाँ उन डिब्बों में से भरे हुए 3-4 कार्टन मौजूद थे। मैं गोया सारी तकलीफ और दुश्वारियों को भूल गया और शायद हवा के दोष पर उड़ते हुए मिसेज हैरिस के पास पहुंचा। मैंने अब गोया एक नए हिजाविया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम मालूम नहीं। गैर इरादी तौर पर मेरा लहजा बिल्कुल बदल गया था। मेरा नाम मोनिका है, वो नहायत धीमे लहजे में बोली। उसकी आंखों में भी अब जैसे बर्फ सी पिघल रही थी। मेरे एक हाथ पर दोनों डिब्बे टिके हुए थे, गर्द में लिथड़े हुए। दूसरे हाथ से मैंने उसका साफ सुथरा नर्म नाजुक हाथ थामते हुए तकरीबन सरगोशी के से अंदाज में कहा, मोनिका, जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे अफसोस है, लेकिन हो सके तो यकीन कर लेना मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें भी कुछ मुर्तइज़ सी हो गई थी।
उसके होंठ थरथराए। शायद उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन इरादा मुलतवी कर दिया था। तुम चाहो तो सारे कार्टन ले जा सकते हो, अब ये एक ममनुआ केमिकल है। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे सारे कार्टनों की जरूरत नहीं। मैं तो अब भी अपनी जरूरत से ज्यादा ले जा रहा हूँ। मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथों से यूं डिब्बों को थाम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे वो किसी बहुत बड़े आलमी मुकाबले की ट्रॉफी थी और मैं उसे जीतने के बाद दुनिया भर के रिपोर्टरों के सामने स्टेज पर जा रहा था। अब मैं आगे आगे था और मोनिका मेरे पीछे आ रही थी। मैंने गोया तमाम एहतियातों को बलाए ताक रख दिया था। मोनिका चाहती तो अकब से मेरी पुश्त में खंजर घूम सकती थी। उसकी मेहरबानी थी कि उसने ऐसा नहीं किया। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। मैंने पलटकर मोनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी धुंधलाहट फैली हुई थी। मेरा ख्याल था कि वहीं से मुझे खुदा हाफिज कह देगी और स्टडी में वापस चली जाएगी, लेकिन वो धीमे लहजे में बोली, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ने चलती हूँ। गार्ड या दूसरे मुलाजमीन तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें मशकूक न समझे। वो मेरे साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। हाल राहदारियों और मरमरी फर्श से रास्ता गुजरगाहों से होते हुए हम गेट तक पहुंचे। मोनिका मेरे साथ थी, इसलिए किसी गार्ड ने आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा और खुद कार गेट मेरे लिए खुल गया। वो मेरी गाड़ी के करीब रुककर नीची आवाज में बोली, तुमने मुझसे जो एतराफनामा लिखवाया है उसे हिफाजत से रखना, किसी और के हाथ न लगने पाए और हो सके तो जल्दी उसे ज़ाया कर देना। वो मेरे पास एक अमानत की तरह है। जैसे ही महसूस करूंगा कि मुझे तुम्हारी तरफ से किसी साजिश का खतरा लाहक नहीं, मैं उसे ज़ाया कर दूंगा, या अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारे इत्मीनान के लिए तुम्हें वापस भी दे दूंगा। अगर तुम ये मुल्क छोड़कर जा रही होगी तो मुझसे रब्ता करके इस सिलसिले में बात कर लेना। शायद तब तक मेरे हिसाब से मुनासिब वक्त आ चुका हो। ठीक है। उसने गाड़ी की खिड़की से हटकर सीधे होते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर तमानियत ही नहीं, एक रोशन मुस्कुराहट भी थी। मैंने गाड़ी ड्राइवे में मोड़ ली और हाथ हिलाकर वापस चल दिया। मैं जब टोनी के घर पहुंचा तो वो तहखाने ही में था और तहखाने एक किस्म के छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर का मंजर पेश कर रहा था। वहाँ एक बड़ी सी मेज और रिवॉल्विंग चेयर का इजाफा हो चुका था। मेज पर एक बड़ा सा आईना, ब्यूटी पार्लर्स में इस्तेमाल होने वाला एक मास्क, मुख्तलिफ डिब्बे, शीशियाँ, ब्रश और न जाने क्या कुछ मौजूद था। डॉक्टर बर्नार्ड अब बंशों से आज़ाद था। उसके पाँव पर बैंडेज लिपटी हुई थी और वो लंगड़ाता हुआ शीशे के कुछ बाउल वगैरह हाथ में उठाए इधर से उधर न जाने क्या कुछ करता फिर रहा था। टोनी शायद उसकी निगरानी के लिए एक स्टूल पर मौजूद था। वैसे तहखाने के दरवाजे पर एक मुसल्ला गार्ड्स भी मुस्तकिल तैनात था। दरवाजा वही खोलता और बंद करता था। टोनी मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ और मुस्कुरा दिया। और मेरे हाथ में डिब्बे देखकर समझ गया था मैं अपने मिशन से कामयाब लौटा था। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड ने बेतुजही से एक नज़र मेरी तरफ देखकर पूछा, केमिकल ले आए? दिल तो चाह रहा था पहले इसे एक ऐसा घोंसा रसीद करूं कि वो उछल कर छत से झटक रहा है, फिर जवाब दूं, हाँ ले आया हूँ। इब्लीस के चेले, अगर तुमने इतनी खबासत न दिखाई होती तो हमें इतनी मुसीबत न उठाना पड़ती और राहिला को भी इतना अरसा मुज़हक्का खेज अंदाज में न गुजारना पड़ता। ताहम मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और ये नहीं किया। अभी हमारा काम उसके हाथ में अटका हुआ था। खुदा खुदा करके अब बात बनती नजर आने लगी थी। मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ ले आया हूँ। उसने डब्बों की तरफ एक नज़र देखने की भी सहमत नहीं की और शीशे की एक प्याली में कुछ घोलते हुए बेअतनाई से बोला, इधर मेज पर रख दो। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे उसने घर के किसी नौकर बच्चे को 2-4 रुपए की भिंडी लाने बाजार भेजा था और अब वो ले आया था तो बेपरवाही से उन्हें एक तरफ रखने का हुक्म दे रहा था। शायद उसे अंदाजा तक नहीं था कि इस चीज़ के लिए हमें कितने पापड़ पेलने पड़े थे। मैंने खून के घूंट पीते हुए डिब्बे दीगर सामान के पास मेज पर रख दिए और बदस्तूर मुलायमे से कहा, इन्हें देख तो लो, क्या ये वाकई वही केमिकल है जो तुम्हें दरकार था? मेरे जहन के किसी गोशे में यह खौफ मौजूद था कि मैं जान जोखों में डालकर जो चीज़ उठा कर लाया था, कहीं डॉक्टर बर्नार्ड एक नज़र उसे देखने के बाद पेशानी पर बल डालकर नागवारी से न कह दे, ये तो वो केमिकल नहीं है जो मैंने मंगवाया था। इसमें और मेरे मतलूबा केमिकल में ये फ़र्क है और मैं अपने गैर कीमिया पसंद जहन के साथ उस फ़र्क को समझ भी ना सकूं। डॉक्टर बर्नार्ड किसी बदरू की तरह हंसा और बोला, लगता है वाकई काफ़ी मुश्किल पेश आई है केमिकल ए हासिल करने में। बहरहाल मैंने अपना काम तकरीबन ख़त्म कर लिया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। मुझे सिर्फ इसी केमिकल का इंतज़ार था। अब मुझे आधा घंटा दरकार होगा। तुम चाहो तो इस दौरान में लड़की को बुला सकते हो। राहिला कहाँ है? मैंने पलटकर टोनी से पूछा। वो ऑफिस अपने घर चली गई थी सर, टोनी ने बताया। उसने मुझसे कहा था कि जब उसकी ज़रूरत हो उसे बुला लिया जाए। तकरीबन आधा घंटा पहले उसका फ़ोन आया था। मैं उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ। तब तक आप शावर लेकर लिबास तब्दील कर लें। ठीक है, मैंने वापसी के लिए पलटते हुए कहा। टोनी मेरे साथ साथ तहखाने से बाहर आया और खट से दरवाज़ा मकफिल हो गया। मुझे बाथरूम में गए चंद मिनट ही हुए थे कि हिचकिचाहट अमेज से अंदाज में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खुदा की पनाह, मैंने शावर बंद करते हुए बावाज़ बुलंद कहा, इंसान की ज़िंदगी ऐसी बेहुदा भी नहीं होनी चाहिए कि वो चैन से नहा भी ना सके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। बाहर से टोनी की आवाज़ सुनाई थी। उसके लहजे से हकीकतन बेपनाह शर्मिंदगी का इजहार हो रहा था। मैं आपको इस वक्त हरगिज़ ज़हमत नहीं देता, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। राहिला के घर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। अगर राहिला घर पर ना हो तब भी मुलाजमा यानी खाला भी ज़रूर फ़ोन रिसीव करती है। मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई
और ये लहर ठंडे पानी की वजह से नहीं थी। मैंने चेहरे से पानी पूंछते हुए कहा, राहीला के पास मोबाइल फ़ोन भी तो है, उस पर फ़ोन करके देखा? जी सर। उस पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। टोनी ने जवाब दिया, मैं फौरी तौर पर उसके घर जा रहा हूँ। मैंने शबीर शेख और सरदार अली को भी फ़ोन कर दिया है कि उसके घर पहुँचे। अब आराम से वहाँ पहुँचाइएगा, जल्दबाजी न कीजिएगा और परेशान न होइएगा, हम देख लेंगे क्या मामला है। उसने इतला के साथ साथ गोया मुझे तसल्ली भी दी। वो तो ये कहकर रुखसत हो गया, लेकिन मैं उसके मशवरे पर अमल न कर सका, यानी जल्दबाजी से न बच सका। मैंने जितनी जल्दी से गुस्ल किया और कपड़े पहने, उससे यकीनन कोई आलमी रिकॉर्ड कायम होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसी बातों का आलमी रिकॉर्ड रखा नहीं जाता। उसके बाद भी मैं तेज़ी से घर से निकलने ही लगा था, लेकिन मुझे ख्याल आ गया। मैं खुद पर जबर करते हुए तहखाने में चला गया। वहाँ सब कुछ जूं का तू था। आहिंद दरवाज़ा मकफिल था, गनमैन मुस्तैद खड़ा था। मेरे इशारे पर उसने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर झांका। डॉक्टर बर्नार्ड बदस्तूर काम में मसरूफ़ था। शायद उसका काम आखिरी मरहले में था। वो किसी साइंसदान की तरह टेस्ट ट्यूब हाथ में लिए रोशनी के सामने उसका मुआयना कर रहा था। उसमें नीले रंग का कोई चमकीला सा स्याल नजर आ रहा था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा और इन महक से उस स्याल के मुआयने में मसरूफ़ रहा। मैंने दरवाज़ा दोबारा मकफिल कर दिया। मैं सोच रहा था कि अपनी भगदड़ और अफरा तफरी में हमें डॉक्टर बर्नार्ड को नहीं भूलना चाहिए था और हिफाजती इंतजामात की तरफ से गाफिल नहीं होना चाहिए था। शायद कोई उसी ताक में हो। मैं तेजी से ऊपर आया। टोनी के घर में दूसरा कोई गार्ड भी मौजूद था। उस वक्त गेट पर था। मैंने उसे हिदायत की, तुम सिर्फ गेट पर मत रहो, चार दीवारी के अंदर ही रहते हुए मकान के चारों तरफ गश्त भी करते रहो और थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर तहखाने की सीढ़ियों पर भी झांकते रहना। ठीक है सर, उसने मुसद्दी से कहा और अपनी गन संभाले हरकत में आ गया। वो दोनों आम और रवायती से गार्ड नहीं थे, तरबीज याफ्ता कमांडो थे। किसी जगह या फर्द की हिफाजत के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। मैंने उसे मुतल्ला किया, मैं 2 आदमी को और बुला रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ घर की निगरानी करेंगे। बेहतर सर। उसने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। मैंने अपने साथियों में से सफदर और सुलेमान को फ़ोन किया। वो सूरत हाल से आगाह थे। मैंने उन्हें टोनी के घर पहुंचने की हदायत की और कहा, मकसद सिर्फ डॉक्टर बर्नार्ड की कड़ी निगरानी करना है, कहीं उसे हमारे कब्जे से चुराने की कोशिश न की जाए। सर, उसे 2 नंबर पर क्यों न शिफ्ट कर दिया जाए? सफदर ने तजवीज़ पेश की। 2 नंबर हमारा बहुत खुफिया ठिकाना था, वहाँ अक्सर कई अफराद मौजूद रहते थे। उस तवील अरीज मकान और उसके नीचे मौजूद इतने ही बड़े तहखाने की इंचार्ज थी। वहाँ हिफाजती इंतजामात भी बहुत बेहतर थे। शायद हम डॉक्टर बर्नार्ड को शुरू ही में वहीं ले जाते, लेकिन उस वक्त हमने कोई ख़ास खतरा महसूस नहीं किया था। अब उसे घर से निकालना और कहीं मुंतकिल करना ठीक नहीं है। मैंने एक लम्हे सोच कर कहा, फ़िलहाल वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो और उसी जगह को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने की कोशिश करो। बाद में देखेंगे इस सिलसिले में क्या करना है। हो सकता है राहीला के सिलसिले में हम खामखा ही परेशान हो रहे हैं और कोई ख़ास बात ना हो। ठीक है सर, सफदर ने कहा और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसके बाद मैं जिस रफ्तार से राहीला के यहाँ पहुँचा, वो भी लाहौर की टेढ़ी मेरी सड़कों पर एक रिकॉर्ड ही था। गुलबर्ग तो फिर भी लाहौर का पोश इलाका था और मेरा सफ़र उसी इलाके में था। यहाँ की सड़कें और उसकी प्लानिंग तो फिर भी कुछ गनीमत थी। पुराने शहरों में तो इंसान किसी भी गाड़ी में गदा गाड़ी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकता था। मैं जब राहीला के यहाँ पहुँचा तो मेरे बालों से पानी टपक रहा था। उसके घर का गेट चौपट खुला देखकर मेरे दिल को जैसे कुछ होने लगा। राहीला का मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो ज़रा पुरानी साख्त की एक छोटी सी कोठी थी। टोनी की गाड़ी मुझे सामने ही पोर्श में नजर आ गई थी। उससे आगे राहीला की अपनी गाड़ी खड़ी थी। पोर्श में तीसरी गाड़ी की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और तेज़ी से अंदर पहुंचा। राहीला के यहाँ कोई गार्ड वगैरह तो क्या, आम सा कोई चौकीदार भी नहीं था और ना वो बड़े घर में रहना पसंद करती थी। उस मकान के बारे में भी उसका कहना था कि उसकी ज़रूरत से बड़ा था। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं थी। वो चाहती तो अपने लिए कोई बड़ी कोठी या बंगला पसंद कर सकती थी, गार्ड वगैरह भी रख सकती थी। आजकल वो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिस हैसियत से काम कर रही थी, उसकी मुनासबत से उसका हक भी बनता था। वो कासे ठाट बाट से रह सकती थी, लेकिन उस सरपरी लड़की की खोपड़ी में कुछ इनकलाबी से कीड़े घुस गए थे। मैंने डाइनिंग रूम का अकबी दरवाज़ा खोल कर बाहर झांका। ये छोटे से अकबी लान की तरफ खुलता था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि राहीला को इसी तरफ से ले जाया गया था। 2-4 नर्म नाजुक से फूलदार पौधे कुचले हुए नजर आ रहे थे और छोटा सा अकबी गेट भी खुला था। मैं पलट कर दोबारा टोनी की तरफ मुतवज्जा हुआ तो बोला, मैंने शबीर शेख और सरदार अली को दोबारा फ़ोन कर दिया है। कोई यहाँ आने के बजाय आस पास के इलाके और ख़ासकर सड़कों का गश्त करें। कोई मशकूक गाड़ी नज़र आए तो किसी बहाने उसे रोक कर अंदर झांकने की कोशिश करें। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से बोला, अगर आप मुनासिब समझे तो हम अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद हासिल करने की कोशिश करें। उनके पास बहरहाल मैन पावर और राब्ते के ज़राए ज़्यादा होते हैं। वो कम वक्त में काफ़ी बड़े इलाके की नाकाबंदी कर सकते हैं। मैंने एक लम्हे सोचा। मेरे दिल में एकदम फैल जाने वाले अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण न चिलमिलाई। मैं नफ़ी में सर लाते हुए कहा, इस मामले में एक एक लम्हा कीमती है। पहले कुछ न कुछ ताख़ीर हो चुकी है। जब तक मैं ऊपर वालों से बात करूंगा वो अहकामात जारी करेंगे और पुलिस नाकाबंदी की हिकमत अमली तय करके हरकत में आएगी और अहम पॉइंट्स पर पहुंचेगी। तब तक बहुत ताख़ीर हो चुकी है। इस तरह की कार्रवाई करने वालों ने भी
इन तमाम इम्कानात के बारे में सोच रखा होता है और अपना बंदोबस्त कर रखा होता है। मैं एक ठंडी सांस लेकर एक डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठ गया। एक लम्हे के लिए मैंने गैर इरादी तौर पर कुछ ऐसे पुरुमीद से अंदाज में उल्टी हुई कुर्सी की तरफ देखा जैसे वो मुझे कोई सुराग देगी, वहाँ क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बताएगी, लेकिन कुर्सी बहरहाल कुर्सी थी, वो खामोश रही और मैं अपनी बचकाना उम्मीद पर ठंडी सांस लेने के सिवा कुछ न कर सका। टोनी अब भी खाला बी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, इस खातून के सर वगैरह पर कहीं चोट का निशान तो नहीं है? नहीं, टोनी ने जवाब दिया। बहरहाल चूंकि ये खातून है और बहुत मुख्तलिफ किस्म की खातून है, शायद इसलिए मैं झिझक का शिकार रहा। मैंने ज़्यादा टटोल कर नहीं देखा कि इनकी जिस्मानी कैफियत क्या है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये गैस के असर से बेहोश हुई। एहतियातन मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, लेकिन शायद इसे आने में कुछ देर लग जाए, फासला ज़्यादा है। तो मुझे उठाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर या राहीला के बेडरूम में लिटा दो, मैंने हदायत की। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, लेकिन उसने बहरहाल मेरी हदायत पर अमल किया। ड्राइंग रूम सामने ही था और उसका दरवाज़ा खुला हुआ ही था। खाला भी ज़रा दोहरे बदन की औरत थी और उस वक्त बेहोश थी। बेहोशी में न जाने क्यों इंसान का वजन कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है, लेकिन चिड़िया जिस्म के टोनी ने उसे किसी छोटी बच्ची की तरह उठा लिया और सोफे पर लिटा दिया। हम ड्राइंग रूम में ही आ गए। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने कहा, सोचने की बात यह है कि रहीला को कौन अगवा कर सकता है? मेरा जहन खुद इसी सवाल में उलझा हुआ है, टोनी बोला। आजकल तो हम किसी खास सिलसिले में कुछ ऐसे सरगर्म भी नहीं है, सीधे साधे तरीके से बिजनेस में लगे हुए हैं, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं चल रही। फिर ये अचानक क्या चक्कर निकला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने ये गौर नहीं किया कि पिछले 1-2 दिन के दौरान में क्या कोई खास बात हुई है? मैंने पूछा। डॉक्टर बर्नार्ड हमारे हाथ आया है, टोनी ने बिला तामुल जवाब दिया। बस ये उसी का रद्द-ए-अमल है। न जाने क्यों गैर इरादी तौर पर मेरा लहजा पुरयकीन सा हो गया था। आपका मतलब है रेड डॉट? टोनी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने इस बात में सर हिलाया तो बोला, लेकिन हमारे ख्याल में तो हमने रेड डॉट का सिफाया कर दिया था। तमाम एजेंसियां भी इस सिलसिले में मुतमिन हो चुकी थी। हमने अपनी दानिश में खासी बारीक बीनी से काम लिया था। शवाहिद तो यही बताते थे कि रेड डॉट की बाकियात में सिर्फ डॉक्टर बर्नार्ड ही रह गया था।